वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म जो मिरर होता है हमारे पास, प्रिज्म जो होता है हमारे पास, जो प्रिज्म है, उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसका क्या फॉर्मूला आ रहा होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आएगा वो हमारे जेईई मेंस में भी काम आएगा, नीट में भी काम आएगा और हमारे बोर्ड में भी काम आ रहा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं भैया? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा और प्रिज्म के बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए प्रिज्म का म्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। बाहर तो एयर है, तो बाहर एयर है तो हवा का 1 होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्यों निकालना चाहते हैं? इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि हम जो हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर में आ गया कि डेराइव करिए प्रिज्म का, और ऐसा नहीं है कि हम म्यू का फॉर्मूला जो निकालेंगे उससे केवल म्यू निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। कभी म्यू दिया होगा तो कुछ और नहीं पता होगा अपने को तो वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास ये बन गया। इस प्रिज्म का नाम दे दीजिए ए बी सी। इस प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने बोल दिया म्यू। और अब आप जानते हैं कि जब कभी भी क्या होता है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। कौन सा सिद्धांत कहता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हमें क्या कहता है कि जब कभी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। तो चलिए इंसिडेंट लाइट को हम ऐसे भेजेंगे, ठीक है? इंसिडेंट लाइट को हमने ऐसे भेज दिया। अब ये नॉर्मल बना लीजिए, ये नॉर्मल है मान लीजिए, तो ये नॉर्मल है। जब इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल को आप बोल दीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए एनएम बोल दिया मैंने, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट थी, सरफेस पर टकराई थी। आप 10th क्लास में पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, आप 10th क्लास में पढ़े थे। ये स्प्लिट होकर के बहुत सारे कलर्स में निकलती है, तो हम वो बहुत सारे कलर्स नहीं बना रहे हैं, हम केवल एक का बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? वो स्प्लिट होती है, ऐसे जाएगी, फिर बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट होती है। तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंट कलर्स की बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो रही है। हम किसी भी एक कलर को यहां स्प्लिट होते हुए दिखा देंगे और म्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास ये नॉर्मल बन जाएगा। अब नॉर्मल बन गया है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो ये नॉर्मल है। अब इधर साइड हमारे पास रेयर मीडियम था और इधर डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होती है? रे ऑफ लाइट कि जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ झुक जाती है। वैसे जाना इसको रे ऑफ लाइट को ऐसे चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। मतलब नॉर्मल जो था उसकी तरफ ये रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहिए थी, लेकिन रे इसकी तरफ झुक गई। अब यहां पे दूसरा नॉर्मल बना दीजिए आप। ये दूसरा नॉर्मल बन गया हमारे पास। ये नॉर्मल एम था, यहां एम माने थे, ये म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, यहां एम था, तो इसको नॉर्मल को हमने क्या बोल दिया? यस बोल दीजिए, या एस ऐसा कुछ बोल दीजिए, यस बोल दिए। तो रे ऑफ लाइट अब क्या होगा? डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रेयर मीडियम में जाने पर है ना क्या होती है? वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो नॉर्मल से हमने क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था। ये हमारे पास जो R1 मान लीजिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे, जो प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो उसके द्वारा ये जो रेखा है, ये रेखा नॉर्मल से जितना एंगल बना जिसको R1 बोल दिए। ये वाली रेखा ये जो हमारे पास ये जो रेखा बना रही थी, तो इसको अपन ने बोल दिया यहां पे I2 बोल दीजिए और यहां पे R2 बोल दीजिए, ठीक है ना? ये हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जाना चाहिए था। इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। अब जो ये वाली रे ऑफ लाइट है, ये वाली रे ऑफ लाइट है, यदि इसको हम पीछे मिलाते हैं, इसको ऐसे पीछे मिलाते हैं तो यहां पे मिल रही होगी, और ये ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसे अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि जो भटकने वाला जो एंगल हो गया, कि इतने एंगल से वो रे ऑफ लाइट जो है वो हमारी भटक गई है, वो ये एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास? एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या किया हमने किया क्या? ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल थी। नॉर्मल से टकराने के बाद क्या हुआ कि नॉर्मल से जब दूसरा मीडियम चेंज हुआ तो ये नॉर्मल की ओर झुक गई। फिर ये रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकल रही थी तो क्या हुआ? नॉर्मल से दूर चली गई। अब जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट आगे तो मिल नहीं सकती, तो उसको अपन पीछे मिला देंगे, और ये जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इतने एंगल से जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो भटक गई
थी, इतने एंगल से हमारी रे ऑफ लाइट भटक गई थी, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अच्छा अब ये बताना, यहां पे अगर ऐसा होता है, कभी भी ऐसा होता है, तो तुम लोग को पहले बता चुका हूं ना मैं, ये चीज मैथमेटिक्स का है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर ये आई है तो बोलो ये पूरा क्या होगा, आई होगा। अगर वो आई था तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, आई होगा। तो अगर ये पूरा आई होगा, ये R1 है, तो इधर क्या होगा, I1 माइनस R1 होगा, ठीक है ना, ये I1 बोल दो। सिमिलरली ये अगर I2 है तो ये पूरा क्या होगा, I2 होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा I2 माइनस R2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो हमारे पास, इसको भी आप Q नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, बस आपको याद रखना है कि भैया यहां पे जब हमने बोला ये R1 है तो ये एंगल पूरा I1 होना चाहिए था, तो ये एंगल I1 माइनस R1 हो जाएगा। ये I2 है तो ये पूरा एंगल I2 होना चाहिए था, तो ये I2 माइनस R2 हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पहली बार जब कोई करता है तो ये थोड़ा सवाल जो होता है वो डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसका डायग्राम वगैरह बना लेंगे 2-4 बार, तो आपको आसानी हो जाएगी। एक बार अभी बता दिया हूं डायग्राम कैसे बनाना है, एक बार और आपको बता दूंगा मैं डायग्राम कैसे बनाना है। पहले चलिए अब हम डेरिवेशन करना है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो इसमें माना है वो लिखिए। तो सबसे पहले हमने क्या माना है बताओ, कंसीडर क्या किया, कंसीडर सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर आ प्रिज्म ABC हमने कंसीडर करिए, या जिसमें क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसका जो परिवर्तनांक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। माना कि हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है ना। सरफेस है ना, इंसिडेंट लाइट, इसको भी कुछ A नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। इंसिडेंट लाइट AB इज इंसिडेंट ऑन सरफेस AB, ऑन सरफेस AB पे इंसिडेंट लाइट जो AB है, सॉरी अच्छा AB इसको दिया है अपन ने, अरे सॉरी, तो इसको AB मत दो, इसको PQ भी मत दो, RS भी दिए हो तो आप इसको TV बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, तो अपने मर्जी के ऊपर है। इंसिडेंट लाइट कुछ भी आप बोल सकते हो, TV मैंने मान लो बोल दिया। इंसिडेंट लाइट TV इज इंसिडेंट ऑन सरफेस AB। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट is I1 for AB, ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ फिर आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टेड एंगल्स जो है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड एंगल्स R1 एंड R2। ये सारी चीजें जो हमने माना है, जो हमने इस डायग्राम में माना है, वो सारी चीजें आपको बतानी है कि भैया हमने इस डायग्राम में इंसिडेंट लाइट का एंगल I1 माना है, इसको R1 माना है, R2 माना है, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। और एमर्जेंट एंगल जो है, मतलब जो निकलने वाला एंगल है, उसको हमने I2 बोल रखा है। एमर्जेंट एंगल क्या बोला है, I2 बोल रखा है, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, एक प्रिज्म कंसीडर किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। इंसिडेंट लाइट जो टीवी है, जो इंसिडेंट लाइट टीवी थी, वो नॉर्मल के साथ I1 एंगल बना रही थी। और ये भी लिख देना यहां कि जो नॉर्मल है हमारे पास NM एंड MS, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है। तो जो चीजें आपने, रूल यही है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद जो चीजें मान रहे हो आप उसको लिख दीजिए। लिख दिया हमने। चलिए अब हम डेरिवेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये था हमारा अभी तक का पार्ट, डायग्राम बनाना और ये लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर में 3 मार्क्स का सवाल आया है, आपने इतना कर दिया है, तो 1.5 आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएगा आपको, केवल और केवल डायग्राम का और कंसीडर वगैरह ये सब लिखने का। चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम करिए। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जानते हो ना क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल मानना है, इसको ये हमारा ए है, याद रखना। एपेक्स एंगल बोलते हैं उसको, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल बोलते हैं। एपेक्स एंगल को ए बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म भी इसी को बोलते हैं। प्रिज्म कोण, हिंदी से इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं, तो प्रिज्म कोण को ए बोल रहे होंगे।
चलिए अब बात करते हैं हम किस एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे हैं। इसमें MSTV भी ले लिया है, इसको कुछ x मान लो। तो अब हम किस एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे हैं? AVMX। किस क्वाड्रिलेटरल में? AVMX। किस क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं? AVMX। ये क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं, AVMX क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक होता है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक में जो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी यदि हम एंगल A प्लस एंगल M की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा बच्चों? एंगल A प्लस एंगल M जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है हमारे पास। देखो क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है, ये A है, ये V है, ये X है, ये M है। तो ये वाला एंगल, ये और ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो इनका समीशन जो होगा वो 180 के बराबर होता है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर अब आपको करना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाएं। तो आपने ये कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल VMX। क्या लेना है? VMX। अब किसी भी ट्रायंगल में यदि हम सभी एंगल्स का समीशन लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है हमारे पास? वो भी 180 के बराबर आता है। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल M जो हो जाएगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। दो चीजें आपने ये देख ली। अब अगर आप भैया इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो 180 एंगल M यानी एंगल A जो है वो किसके बराबर आ रहा है? R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। तो यहां लिख दीजिए आप, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या मिला हमें? जो एंगल A है वो किसके बराबर मिल गया बच्चों? एंगल A बराबर R1 प्लस R2। इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए कि जो एंगल A है वो हमारा R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। तो एंगल A R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। अब R1 और R2 तो पिक्चर में आ गए हैं, अब I1 और I2 को भी पिक्चर में लाना है। तो उसके लिए देखो कोई ट्रायंगल बच रहा है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इस ट्रायंगल को ले लिया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल बच रहा है। इस ट्रायंगल में हमें पिक्चर में लाना है जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको भी पिक्चर में लाना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को भी पिक्चर में लाने के लिए हमें इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल VQX की। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? VQX की। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भैया? भैया इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप। किस ट्रायंगल की? VQ और X, सॉरी यहाँ पे Q है, सॉरी यहाँ पे Q है, यहाँ पे V है। भैया ये जो एंगल बन रहा था बाहर साइड, ये भी बता दीजिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन था। ये हमारे पास I1 माइनस R1 था और ये हमारे पास I2 माइनस R2 था। तो क्या तुम लोगों को इस चीज की थोड़ा सा वो है, नॉलेज है? इन ट्रायंगल VQX याद करो वो जमाना जिस जमाने में मैंने पढ़ाया था कि जब कभी भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का यदि हम समीशन निकालते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब कभी भी हम अंदर के कोणों को जोड़ते हैं तो वो बाहर के जो अपोजिट वाला कोण होता है उसके समीशन के बराबर होता है। तो डेविएशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। देखो ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। एज वी नो, इस यहां लिख लीजिएगा, एज वी नो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये आप यहां लिख लीजिएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमने देखा कि ये इन दोनों को सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल को जोड़ देंगे तो बाहर के एंगल के हमारे समीशन के बराबर आ जाएगा। तो वो आ गया। अब ये डेविएशन A बराबर देखो R1 प्लस R2 है, तो जो R1 प्लस R2 है वो A बराबर है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपने पिछले साल जब प्लैट एग्जाम दिया होगा तो प्लैट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम कब होता है? जब हमारे पास एंगल, तो उसमें एक ऑप्शन रहा होगा R1 बराबर R2। जब R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते हैं तब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आता है, यानी ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। तो खुद सोचो, यदि R1 और R2 बराबर हो गए हैं तो क्या I1 और I2 को बराबर होना पड़ेगा? यस भैया, होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि I1 बराबर I2 होगा तभी तो R1 बराबर R2 होगा। स्नेल्स लॉ जब लगाओगे, स्नेल्स लॉ में जब ऐसा होगा I1
और I2 यदि बराबर हो जाते हैं तो भी तो R1 और R2 बराबर होंगे। तो I1 और R2 अगर हमारे पास बराबर हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, अब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन कम से कम भटकाव हो, उसके लिए कंडीशन है कि I1 बराबर I2 हो जाए और R1 बराबर R2 हो जाए, R1 बराबर R2 हो जाए। तो इसको लेट सपोज कि जो I1 और I2 दोनों बराबर हैं तो वो I के बराबर है, लेट सपोज, और R1 और R2 जो है बराबर हैं वो किसके बराबर है? R के बराबर है। हमने मान लिया है तो बराबर, कुछ ने एक नया टर्म डिफाइन कर दिया कि I के बराबर है और एक नया टर्म डिफाइन कर दिया कि R के बराबर है। तो अगर हम डेविएशन मिनिमम की बात करेंगे यहां से, तो हमारे पास डेविएशन मिनिमम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2I माइनस 2R। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जो I, ये इसी इक्वेशन को इस तरह लिख देंगे कि डेविएशन मिनिमम I और I1 और I2 दोनों बराबर हैं, तो I1 और I2 दोनों बराबर है तो जोड़ दिया 2I1 बन गया, और I1 को हमने क्या बोला? I बोला है तो 2I हो गया, और R और इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास 2R हो गया। अच्छा, इसको आप कौन सी इक्वेशन मान लो? फोर्थ इक्वेशन मान लो। A बराबर आपके पास था R1 प्लस R2, तो अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं और R के बराबर हैं तो A बराबर कितना हो गया आपके पास? 2R हो गया। तो R बराबर क्या हो गया आपके पास? A बाई 2। R बराबर A बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लो। R बराबर A बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? देखो कैसे निकाला हूं मैं। A बराबर R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 होता है तो हमारे पास ये 2R हो गया और R बराबर A बाई 2 हो गया। ठीक है ना? जब R बराबर हमारे पास A बाई 2 हो गया है तो R की जगह इसको पुट कर दो, पुट फिफ्थ इक्वेशन इन द फोर्थ इक्वेशन। जब आप भैया पुट करेंगे, पुट फिफ्थ इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए, पुट फिफ्थ इक्वेशन इन फोर्थ, तो हमारे पास भैया डेविएशन मिनिमम का जो फॉर्मूला आता है वो 2I माइनस R की जगह A बाई 2 रख दीजिए तो 2I माइनस A आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब यहां से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? डेविएशन मिनिमम प्लस A अपॉन 2, ये I की वैल्यू आ गई यहां से। अब देखना I की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं ये तुमको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, स्नेल्स लॉ, हमें क्या निकालना था? म्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो अब सिंपल सा सोचो तुम लोग, म्यू की वैल्यू सिंपल सा सोचो, सिंपल सोचना। सिंपल कैसे सोचेंगे? अच्छा, म्यू की वैल्यू निकालनी है ना, ये प्रिज्म है, ये म्यू है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ I होगा और रिफ्रैक्टिव एंगल R है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से आया है हमारे पास। म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, इसको 1 मान लो, बाहर साइड का 1 है तो 1 मान लिया, तो म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R आता है। अब म्यू की वैल्यू निकालना था तो म्यू साइन I बराबर कितना आया? देखो यहां से I बराबर कितना है हमारे पास? डेविएशन मिनिमम प्लस A बाई ये आया I की वैल्यू, और अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी आई थी? R बराबर A बाई 2 आया था, तो यहां पे आ जाएगा A बाई 2। यही है हमारा आंसर। बोलो क्या है आंसर? म्यू बराबर साइन A प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब मैं देखिए आपको एक बात बताता हूं, इस सवाल में ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया है, इस डेरिवेशन में हर स्टेप में फॉर्मूला आया है और हर स्टेप का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। कुछ भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है वो बताता हूं मैं। ये पूछा जाएगा कि जो प्रिज्म एंगल होता है वो कितना होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन हो जाए। तो पहले तो याद करो, मिनिमम डेविएशन में भैया ने बताया था कि R1 और R2 दोनों बराबर होकर के R के बराबर होते हैं। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। और जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2I माइनस 2R था, तो R की जगह हम लिख सकते हैं A बाई 2 लिख सकते हैं, A बाई 2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2I माइनस A आया है। तो एक फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 2I माइनस A, और A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। मिनिमम डेविएशन के लिए A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2R। ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये तब के लिए है जब मिनिमम हो, ये तब के लिए है जब मिनिमम हो, और ये जनरल केस है। फॉर एग्जांपल कल को आपको मान लो R1 की वैल्यू दे दी और बोल दिया कि A की वैल्यू दे दी और बोल दिया कि R2 की निकालो, तो फिर कैसे करोगे? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना निकालोगे, A बराबर R1 प्लस R2। तो क्या क्या याद करना है इस डेरिवेशन में? वैसे तो डेरिवेशन पूरा याद करना है, लेकिन टंग में जो आपके फॉर्मूले होने चाहिए वो होना चाहिए। A बराबर R1 प्लस R2 होता है, डेविएशन मिनिमम बराबर 2I माइनस A होता है, A बराबर 2R हो जाता है यदि हमारे पास वो क्या हो? मिनिमम डेविएशन हो, और म्यू बराबर होता है साइन A प्लस म्यू बराबर साइन डेविएशन मिनिमम प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2।
थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें और पढ़ते रहें। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।